हेलो आप लोगों को। सेट नंबर 43 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले आप आंसर्स को मैच कर लीजिए प्लीज। चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आंसर्स मैच कर लीजिए। चलिए, हम में से किसी को डाउट नहीं है कि बी मेरा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब बी के बाद ए तो सब में आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, जिसमें है। अब अगर ये देखो कि सी और डी में से एक में डीसी और एक में सीडी, अब इसमें दीज मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स आर सिंबल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया की अभी चर्चा कर ही रहा है। यहां पे इंडिया है, यहां पे इंडिया की चर्चा कर रहा है, तो फिर हम पहले उसी में इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए हम इसको टेकअप कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि इसको यूएन हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। नेक्स्ट, मच डैमेज, डिड का वाज डन हो जाएगा, आसान था ये। द पेशेंट वॉज accompanied विथ हिज फ्रेंड। ए कंपनी इसका मतलब होता है किसी का साथ देना, किसी के साथ जाके उसको मतलब कंपनी देना उसी को। अगर इसको पैसिव लगाते हो ना, इज वॉज, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो नॉर्मल पैसिव वाला लगता है। द सिंगर वॉज accompanied बाय अ वेरी गुड ऑर्केस्ट्रा, accompanied बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेनर फॉर स्टोरिंग फिल्म, फिल्म मतलब वो जिसपे फोटो खींचा जाता है, सिनेमा का शूटिंग होता है, उस वो जो फिल्म होता है उसको स्टोर करने के लिए, एंड वो कैनिस्टर होता है। कास्केट, ज्वेलरी आदि रखने वाली चीजों को। क्रूसिबल, कार्टून तो आप जानते ही हो। क्रूसिबल भी एक बर्तन होता है, पात्र, जो रिलीजियसली हम यूज करते हैं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफ्यूजन का स्पेलिंग था हवा में किसी चीज का बिखर जाना, फैल जाना, डिफ्यूजन। अब मैन, यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। एक्चुअली यहां पे बेस्ट वर्ड होता फ्रीडम, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स, मनुष्य को जेल में चार दीवारी में बंद करके रखा जा सकता है, बट सॉरी, हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन में दस बी, और जब वो चार दीवारी में या जेल में बंद होगा तो उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और एक्शन क्या हो जाएगा। अब रिजेक्टेड और एडजस्टेड तो कैंसिल हो जाएगा। आप में से जिन लोगों ने प्रिवेंट दिया है वो ये ध्यान रखें कि प्रिवेंट को हम इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट somebody from doing something, किसी को कोई काम करने से रोकना, मना करना, वो काम नहीं करना है उसको। अगर वो जेल में है या चार दीवारी में है तो आप ये ध्यान रखना उसके मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाना है। वो जो आयरन बार्स है जो जेल में है उसी के भीतर में आपको मूव करना है। तो हम टोटली नहीं रोक रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, सीमा बांध रहे हैं, और सीमा बांधने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल रिमेन फ्री, उसका माइंड और स्पिरिट फ्री रहेगा।
हिज होप्स एंड डैश। अब क्या होगा कि हमारे पास अचीवमेंट्स एक वर्ड जाएगा। जरा ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये सब पहला ये दिया हुआ उसकी आशाएं, देन उसके आदर्श, देन उसकी एम्बिशंस। मतलब ये कोई भी चीज जो उसकी सोच से जुड़ी हुई है, आदर्श हो, एम्बिशन हो, होप हो, तो ऐसी चीजों से ही जुड़ी हुई एक और वर्ड तुमको चुनना है। अचीवमेंट उसके काम का जो उसने उपलब्धि हासिल की है वो यहां नहीं जाएगा। एस्पिरेशंस वही डिजायर्स। एस्पायर मतलब होता है ना इच्छाएं, इच्छा करना, तो उसी का नाउन बन गया एस्पिरेशन। उसके डिजायर्स, थॉट से जुड़ी हुई चीज, विल स्टिल रिमेन विथ हिम। अब आपका जो 8 नंबर है ऑल लिटिल फुल, तो ये तो बहुत आसान था क्योंकि आगे में भी लगा हुआ था। नो टिरेनी और ऑपरेशन, कोई भी अत्याचार, दमन, कैन डैश द लवर ऑफ लिबर्टी। जो लिबर्टी का प्रेमी है, स्वतंत्रता का प्रेमी है, उसको ये नहीं कर सकता कोई भी अत्याचार। अब आप जरा सोचो तो, प्रिवेंट नहीं कर सकता वो तो किसी को कोई काम करने से रोकना। आप जरा ध्यान दो, इंटिमिडेट होगा, डरा नहीं सकता उसको, हतोत्साहित नहीं कर सकता। डिड्यूस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना या किसी चीज में से घटाना, डिडक्शन का वर्ब है वो। और प्रिवेल मतलब हावी होना, उसको डरा नहीं सकता। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश ओनली इंक्रीज्ड द जील एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। अगर ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया तो इनका उत्साह और डिटर्मिनेशन सिर्फ बढ़ा ही था फ्रीडम फाइटर्स का। नो प्रिजन, नो ऑपरेशन कैन एवर डैश द स्पिरिट ऑफ मैन। मनुष्य के उत्साह को कभी भी ये नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान दो तो आपका उत्साह को कम करना ना, आप जरा सोचिए तो। रिजेक्ट, किंडल का मतलब तो आग लगाना होता है, वो जाएगा नहीं। रिजेक्ट वहां जाना नहीं है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना होता है। लोअर मतलब हतोत्साहित करना, वो उसमें कमी नहीं आ रहे देगा। सो तुम्हारा कैन लोअर, और लोअर ध्यान रखिएगा वर्ब भी है, ईडी भी लगता है। सो आप बताएंगे जरूर कि आपका ये वाला क्लोसेस में कितना सही हुआ था। अगला एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का अगर अपोजिट लेना है तो पॉवर्टी ही होगा ना, गरीबी, क्योंकि ये तो होता है समृद्धि, खूब सारा धन। मिजरी का मतलब होता है दुख, दुख। स्टैग्नेशन शिथिलता, गति का खत्म होना, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। अभी आप ध्यान दो, एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश, व्हाट देयर स्किल सेट इज एंड हाउ यूनिक दे आर। हर व्यक्ति को अपनी ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप स्पेशलिटीज के अलावा और क्या पता होगा, मतलब उनकी उनकी अपनी विशेषता ना, क्योंकि फेकंडिटी फेकंड से बना है, दैट इज फर्टाइल, तो ये फर्टिलिटी से जुड़ गया। पंक्चुअलिटी पंक्चुअल से बना हुआ है, एंड कैलेमिटी दुख, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट, विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी बात को स्वीकार करना संशय के साथ, डाउट के साथ। हम किसी बात को मानेंगे बट हमारे मन में डाउट रहेगा, तो वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। हम सुन रहे हैं, हम उसको अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो मन में डाउट रख के एक्सेप्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो, माइंड यहां वर्ब है और रूल ये है कि माइंड के बाद अगर कोई और वर्ब डालते हो तो वो जेरंड फॉर्म में होगा। यहां डिस्टर्ब वर्ब है, माइंड के बाद जेरंड फॉर्म में होगा।
अब इस जेरंड का एक्टिव V4 होता है और पैसिव बिंग प्लस V3 होता है। अब आपसे पहला तो ये कि जो 2 लगा हुआ है 2 वाला तो आप काट ही दीजिए। अब इन दोनों में अंतर यह है कि ये बिंग डिस्टर्बिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, बिंग के बाद अगर रखना है तो भाई V3 ही रखना होगा, और उसको बुरा नहीं लगता अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो, मतलब इसको डिस्टर्ब करने वाला सेंटेंस में नहीं है, पैसिव बनेगा, इसीलिए आपका। अगर आप में से जिन लोगों ने डी दिया था उनको ये रूल नहीं पता था कि माइंड के बाद जेरंड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन में आपको यही डालना होगा ना, क्योंकि बीच में तो यू आर डालना पड़ेगा। व्हाई आर यू लेट, और चूंकि ये व्हाई लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव तो होगा ही होगा। सो ये क्वेश्चन में लफड़ा नहीं था। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब किसी बात पे गंभीरता से सोच विचार, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का खाली एक मतलब ध्यान करना नहीं होता है, मेडिटेट करने का मतलब कि हम किसी बात पे सोच रहे हैं गंभीरता से, सीरियसली। स्पेकुलेशन का मतलब गेस, अनुमान। डेलिबरेशन सोच विचार, कोई काम करना है या नहीं करना है इस बारे में सोच विचार करना है। एंड कंसिडरेशन किसी बात पर विचार। इन दोनों में और इसमें अंतर क्या है कि जब आप कंटेम्पलेट करते हो तो गहराई से विचार करते हो किसी बात पे। डेलिबरेट और कंसिडर एक हमने किसी उतनी गंभीरता से नहीं होता जितना गंभीरता से मेडिटेशन होता है या फिर कंटेम्पलेशन होता है। क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शंस बहुत नजदीक थे, आपने अगर निकाला होगा तो इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। इंक्विजिटिव, किसी बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक, और अपोजिट अगर लेना है तो अनकंसर्न, उसको मतलब ही नहीं है, उससे कोई संबंध ही नहीं है उसको। इनएडेक्वेट, अनकंफर्टेबल वर्ड सब जाने पहचाने थे आपके, मुश्किल वाले वर्ड नहीं थे। अभी आप देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम जेनरेटिंग, इस चीज को पैदा करने के अलावे, तो रियल इनकम के अलावा क्या जाएगा? जनरेट विजडम। और अगर जनरेटिंग के बाद आपने विजडम डाला तो यहां पे V1 कैसे आया? जनरेटिंग के साथ डूइंग हो जाता। प्ले टू अर्न, गेम्स ही ना, शेयर के साथ विजडम, सो सीधा बस PQRS डायरेक्ट था, कोई चेंजेस नहीं थे इसमें। आप अंतिम वर्ड से देखो कि शेयर के साथ क्या, कम्युनिटीज और वेयर लगा हुआ है, तो कोई जगह चाहिए। सो ये इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं था, वो डायरेक्ट था वो। अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्यों गलती है। बिकॉज वी कैन नॉट गो आउट, सिंस का मतलब बिकॉज होता है, वी शुड एज वेल डू सम स्प्रिंग क्लीनिंग, थोड़ा साफ सफाई करते हैं। अब रूल ये है कि जहां आप शुड लगाते हो उसके साथ उसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। शुड के साथ एज वेल नहीं लगता, माइट एज वेल का मतलब शुड होता है। अगर मैं बोलूं यू शुड स्टडी, तो मैं ये बोल सकता हूं यू माइट एज वेल स्टडी। अब यहां पे शुड और एज वेल दोनों लगा दिया है, या तो शुड को माइट में चेंज करो या एज वेल हटाओ, दोनों में से कोई एक रहेगा। नेक्स्ट, Indian films have added nature without its fury into long romantic songs. रोमांटिक सॉन्ग्स में इंडियन फिल्म्स नेचर को दिखाते हैं
उसकी विभीषिका को नहीं कि नेचर हम पे अगर कहर बन के टूटता है तो कैसा। अब ये देखो तो जरा फ्रीक्वेंटली ना, क्योंकि फसली तो बेमतलब का शोरगुल हंगामा कर देना बिना कारण के। फ्रेटफुल होता है जो हमेशा नाखुश रहे, चिड़चिड़ा रहे, उसको फ्रेटफुल बोलते हैं। फसी उसको बोलते हैं जो बिना कारण के शोरगुल हंगामा मचा दे। एंड फॉर्मरली मतलब इन पास्ट, और यहां प्रेजेंट लगा हुआ है। सो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार नेचर को दिखाया जाता है, सुंदर नेचर उनके सॉन्ग्स में। स्क्वायर डील, ईमानदारी भरा काम, दैट इज फेयर बार्गेन। फेयर बार्गेन का मतलब ये होता है ईमानदारी भरा काम। दो फ्रेजेज आपको यहां मिल जाएंगे। अब इसको तुम जरा सेंटेंस में देखो। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस जरा ध्यान दो कि यही होगा। यह क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था, और ए अगर आएगा तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए ही है और कहीं ए है नहीं। फिर से एक सेंटेंस अरेंजमेंट आसान आपको मिल गया था। द बॉय हैज रंग द बेल हैज बीन रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब इस सेंटेंस को देखो, आई विल रीच माई होम। अगर आपके पास कभी बाई के साथ टाइम दिया हुआ हो, अब ये बाई दिस टाइम वर्ड हो या कोई टाइम दिया हो, बाई टुमारो, बाई मंडे, तो अगर आपको फ्यूचर रखना है तो याद रखिएगा कि बाई प्लस टाइम के अगर साथ अगर लगना है तो वर्ब का फॉर्म फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट, और अगर पास्ट में देना हो तो पास्ट का परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। बाई प्लस टाइम के साथ हमेशा वर्ब का फॉर्म परफेक्ट आएगा। सो आपका बी नंबर चला जाएगा। एंड अटेंडेंस का स्पेलिंग, अटेंडेंस, एविडेंस सबूत, प्रोविडेंस भाग्य, लक, भविष्य भी होता है। सो पिछले वाले 42 की तरह शायद वो उतना अच्छा पेपर क्वेश्चन नहीं हो, बट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे थे। डिड यू एंजॉय? इफ यू लेट मी नो, it will be a very happy thing to come across. Thank you.